हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए हम इसमें मुगल काल के विषय में बेसिकली पढ़ रहे हैं कि मुगल साम्राज्य क्या है। इसके विषय में हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपका देखने का प्रयास कर रहे थे। बहुत सारी चीजों को हमने इसमें देखा, बात करा और एक एक करके हमने गौर करा, सबको देख लिया, ठीक। और फिर इसके बाद हमने देखा था कि मुगल उत्तराधिकार की क्या बात थी, कैसी परंपराओं को लेकर, कैसी चीजों को लेकर ये सारी कहानियां थी। मुगल शासकों के संबंध के विषय में हमने एक एक करके इसमें बात करी और एक एक करके हमने इन सारी मुगल परंपराओं को आपका देख लिया था। ठीक, जागीर और मनसब के विषय में पढ़ा कि जागीर मनसब क्या था। फिर उसके बाद इन सारी चीजों को देखने के बाद, एक एक करने के बाद हमने सारी चीजों को गौर करके बहुत अच्छे से समझ लिया और पढ़ लिया। ठीक, कर वसूली के मामले हमने टोडरमल को देखा, आईने अकबरी की स्थिति को पढ़ा और आज हम बेसिकली आईने अकबरी और फजलनामा जो है थोड़ा सा इसके विषय में पढ़ लेते हैं ताकि और जानकारी हमको इसमें विस्तृत से प्राप्त हो। अकबर ने अपने करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल में इतिहास लिखे। क्या कहा? अकबर के आपके दरबार में एक उनके बहुत करीबी मित्र थे और उनका नाम था अबुल फजल। उन्होंने क्या कहा कि अबुल फजल, आप जो है हमारे दरबार में बैठिए और दरबार में बैठने के बाद हमारे इस शासन पद्धति को लिखिए कि हमने अपने शासन कैसे कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, इसके विषय में लिखें ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे इस शासन को पढ़ सकें, सीख सकें, इस व्यवस्था को देख सकें। तो उन्होंने आप किसे अपॉइंटेड किया था? अबुल फजल को। अब देखिए, वह शासक इतिहास लिखे। अबुल फजल को ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक था अकबरनामा। अब देखिए 3 भाग में लिखा और उसने क्या नाम दिया इसका? उसने नाम दिया अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है कि पहले में क्या लिखा? अकबरों के बारे में। दूसरे में लिखा अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण किया और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो 3 पार्ट में, पहला उसका परिवार का था, दूसरा उसके शासनकाल, उसके पारिवारिक घटनाएं थी अंदर की, और तीसरा उसके शासन प्रशासन की जानकारी का पूरा ब्यौरा हमको दिया। भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृति को विस्तृत से वर्णन है कि भारत में कैसी परंपरा है, कैसी संस्कृति थी, इसका भी बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। आईने अकबरी का सबसे रोमांचक आयाम है कि विभिन्न प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व की संख्या का इसमें आपका बहुत अच्छे से आपका विवरण किया गया है और एक एक चीज को इसमें देखा गया है और एक एक चीज को इसमें ऐड किया गया है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अबुल फजल की आईने अकबरी को हमने इसमें ढूंढ लिया और इसमें देख लिया। अकबर की नीति और नजदीक से एक नजर। क्या कह रहे हैं? अकबर की नीति और नजदीक से एक नजर। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। क्या थे? जो सूबे के प्रशासक हैं उनको क्या कहा गया? आपका सूबेदार कहा गया, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्य में लगे थे। कैसे थे? जो दोनों प्रकार के कार्य में आपके लगे हुए थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था। क्या था? एक वित्तीय अधिकारी होता था। इस वित्तीय अधिकारी को क्या कहा गया है? दीवान कहा गया है। ठीक, ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सूबेदार के अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। जैसे कि बख्शी एक सैन्य वेतन अधिकारी था, सदर यानी कि धार्मिक धर्मांत के मामले में कार्य करने वाला मंत्री था, फौजदार यानी कि सेना नायक, कोतवाल यानी कि नगर का मुख्य पुलिस होता था। ठीक, ये सारी चीजों को इसमें आपका बेसिकली गौर करके एक एक चीजों को बहुत अच्छे से देखा और एक अच्छे से हमने इसको बात करी और सारी चीजों को हमने इस पर गौर करके भी आपका देख लिया था। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए, एक एक चीजों पर गौर कर हमको विचार करना चाहिए। ठीक,
चलिए देख लिया जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। अब जो जहांगीर है उसके दरबार में जो आपकी नूरजहां है उसके प्रभाव को हमको थोड़ा सा गौर करके एक एक करके आपका देखना है और इस पर बात करनी है। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से आपका विवाह किया। उसके बाद जहांगीर का नूरजहां का खिताब मिला। सबसे पहले देखिए मेहरुन्निसा ने जहांगीर से विवाह करती है तो मेहरुन्निसा के विवाह के बाद मेहरुन्निसा का नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम बन जाता है नूरजहां। कहते हैं कि नूरजहां बड़ी सुंदर थी। क्लियर है? कोहिनूर जैसी सुंदर थी इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया? नूरजहां रख दिया। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहती थी, उसको समय समय पर सहयोग देती रहती थी। नूरजहां के सामने जहांगीर के ने चांदी के सिक्के जारी किए, उसमें उसने स्वयं के खुतबे पढ़वाए, उत्कीर्ण करवाए, दूसरों में अन्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़वाया। बाईं ओर नूरजहां के जरिए एक आदेश यानी कि फरमान था, चकोर मोहर बनाई गई थी, उद्दत और महान महारानी, बहुत सारे आदेश थे। गोल मोहर के अनुसार जहांगीर के प्राप्त महारानी चंद्र जैसी वैभवशाली कामनाओं को करती हुई नूरजहां की पूरी चीजों को हमने इसमें बहुत अच्छे से आपका दर्शाया गया है। ये मोहर का ही रुख है जो मोहर बनी हुई थी। देखिए ये मोहर थी और इस मोहर का पार्ट ये है। अकबर के अभिजात यानी कि बड़े वर्ग की बात हो रही है, बड़ी सेना का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में वे राजस्वी खर्च कर सकते थे। ठीक, वे ज्यादा वफादार रहते थे, साम्राज्य के कार्य सफलतापूर्वक चलता रहे वे। परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी के निजी हितों के कारण आपका कमजोर पड़ रही थी। देखिए अकबर के शासनकाल में बहुत सारे अभिजात यानी कि बड़े वर्ग थे, बड़े लोग थे जिनको श्रेष्ठ माना जाता था। वो उसके दरबार में काम करते थे। कोई सेना का संचालन कर रहा है, कोई बड़े बड़े राजस्व पदों पर है, कोई किसी तरह की जिम्मेदारी सींच रहा है। 17वीं शताब्दी के आते आते इन बड़ेदार जो लोग थे इनकी वफादारी थोड़ी कम हो गई थी। वफादारी का मतलब अब इनके जो स्वार्थ थे वो आपके साम्राज्य के प्रति ना होकर, सुल्तान के प्रति ना होकर, अपने प्रति इनकी निजी हित क्या हो गए थे? ज्यादा हो गए थे, जिसके कारण जो इनकी कमजोरी है वो काफी आपका दिखाई देने लगी। ठीक, 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में आया तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों और जो साइड पारदियों यानी कि कैथोलिक थे, जैसे धर्म के अनुयायी के साथ ही धर्म के मामले शुरू हो गए। ये चर्चाएं अवध खाने में हुई। अकबर ने रुचियां विभिन्न व्यक्तियों के धार्मिक रीति रिवाज में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बन गई जो विद्वान धार्मिक रीति मध्य पर बल देता था। अक्सर कट्टर होते थे, उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती थी। यह अनुभव अकबर को कुशल अकुशल समित्र के रूप में चैत्र ले गया और आज सहिष्णुओं की धारणा विभिन्न अनुयायी के अंतर नहीं कर पाए, अपितु इसके सह केंद्रीय नीति शास्त्र की एक व्यवस्था है जो सर्वत्र लागू की जा सकती है और जिसके लिए सच्चाई और न्याय पर शांति पर आपका हमेशा बल देता है। ठीक, ये देखिए ये इमेज आपको दिखाई देगी। इबादत खाना में अकबर के विभिन्न धर्मों के साथ चर्चा करते हैं। इबादत का मतलब है जहां हम लोग अपनी प्रेयर करते हैं अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को, अपने गुरुओं को, तो ऐसी जगह तो वो जो विद्वान है उनके साथ आपका चर्चा कर रहे थे। और आपको पता होगा अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। क्लियर है? उसने सब धर्मों के साथ इकट्ठा करके एक धर्म जोड़ा था और उस धर्म को चलाने का प्रयास किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। देख लीजिए इमेज को, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? चलिए अब कह रहे हैं कि अबुल फजल ने सुलह ए कुल के विचार के आधार पर शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन की इस पत्ती में जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया, यानी कि जो पत्ती बनी थी शासन की दृष्टि से अबुल फजल ने उसको जहांगीर और शाहजहां ने भी एक्सेप्ट किया था। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देख लीजिए सुहल ए कुल क्या है।
देखिए, अकबर ने सुलह कुल की नीति को उनके पुत्र जागीर ने इस प्रकार वर्णन किया, ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल को सभी वर्गों सभी धर्मों की अनुयायी की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर से सीमा केवल समुद्र से निर्धारित है, विरोधी कर्म के अनुयायी की तरह अच्छे बुरे विचारों की जगह है, जहां असहिष्णुता का मार्ग बंद है, वहीं सुन्नी और सिया एक मस्जिद के इकट्ठे हैं, ईसाई और यहूदी के गिरजाघर की प्रार्थना कर रहे हैं, सुसंगत तरीके से सर्व शांति सुलह के सिद्धांत का पालन है। कैसा है? इन सब के सिद्धांत का आपका पालन है। ठीक, देखिए देख लिया इतना? कुछ पीछे कुछ पूछना है इसमें? डाउट हो कोई भी ऐसा कुछ आपको चैप्टर में, कोई चीज आपको समझ ना आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए एक बार। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य कैसा था, उसके विषय में देखते हैं। कह रहे हैं कि आपका मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलताओं की फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्री से वैसे तो देश बताया है कि किस्से कहानियों में वर्णन होता है, परंतु यात्री इसी प्रचुरता के साथ अपनी दरिद्रता को दिखाने में विस्तृत हो गए हैं। सामाजिक असमानता साफ सफाई दिखी पड़ी है, साफ साफ दिख रही है। शाहजहां के शासनकाल में 20 वर्षों में दस्तावेज से पता चलता है कि ऐसे मनसबों को उच्च पद प्राप्त हैं जो 8,000 में से कुल 445 ही थे। कुल मनसब की छोटी संख्या 5.6% ही साम्राज्य में कुल मनसबदार की 61.5% थी। स्वयं भी उनके सरोकार में वेतन के रूप में आपको दिखाई देता है। यानी कि उनकी कितनी संख्या थी, कितने सरोकार थे, यह आपको बड़े स्पष्ट रूप में उनके साथ दिखाई देगा। मुगल सम्राट और उनके दरबार में अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इसे खर्चे में शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के साथ ही काम करना से बचत था। इनमें से जो बहुत गरीब थे वे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश कर भी सोच नहीं सकते थे। ऐसी अवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकार समूह और व्यापारी महाजन लाभ उठाते थे। ठीक, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथ में बहुत धन संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन होती गई, वैसे वैसे विभिन्न सम्राटों में सम्राट ने स्वयं केंद्रशाली शक्त बन गए। इनमें से नए वंश स्थापित हुए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांत में अपना नियंत्रण जमा लिया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, यद्यपि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य तक कई प्रांत स्वतंत्र अपनी राजनीतिक पहचान बना चुके थे। और इसके बारे में हम 10वें अध्याय में आपकी विस्तार से आपकी चर्चा करेंगे और हम इसको बहुत विस्तार से आपका देखेंगे कि 10वें अध्याय में ये सारी चीजें कहाँ थी। तो इसके बाद थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एक पेज है कहानियों का और थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें पेज में? कह रहे हैं कि 16वीं शताब्दी में मुगल को लगभग समकालीन संसार के कई विभिन्न भागों में कई महान राजा रानी थे। कह रहे कि जिस तरह से भारत में अकबर शासन कर रहा था, ऐसे ही संसार में और बहुत जगह अलग अलग बहुत सारे लोग आपका शासन कर रहे थे। उन्हीं शासनों में था ओटोमन, यानी कि तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से लेकर 1666 में शामिल थे। उन राज्य में ओटोमन साम्राज्य का विस्तार यूरोप की ओर था। उन्हें हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया। हंगरी आप देखोगे बुडापेस्ट के बगल में है आपका हंगरी, वहां एक देश है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया को भी घेर लिया। उनकी फौजों ने बगदाद और इराक से हथियार लिए। मोरक्को और उत्तरी अफ्रीका का बहुत सारा हिस्सा ओटोमन सत्ता को स्थापित कर लिया।
सुलेमान ने ओटोमन नौसैनिक का गठन किया। पूर्वी भूमध्य के इलाकों में नौसैनिक प्रभाव की वजह से स्पेन में प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में नौसेना में पुर्तगाली को चुनौती दे दी गई। सम्राट में अल्क कानून निर्माण के खिताब थे, उनमें से शासन की बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए। इन नियमों का लक्ष्य था कि बढ़ते हुए साम्राज्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों से मनमानीकरण ताकि बेरोजगार जुटा जा सके। आगे चल के 17वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ। सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन के रूप में याद रखा गया। कह रहे हैं कि अकबर के समकालीन शासन के बारे में पता लगाइए कि इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, यानी कि जिस समय इंग्लैंड भारत में अकबर शासन कर रहा था, ओटोमन में सुलेमान शासन कर रहा था, उसी प्रकार इंग्लैंड में कौन कर रही थी? एलिजाबेथ। ईरान का सफावा शासक यानी कि शाह अब्बास, और इसके विदास्पद पाप के रूसी में जार इबाक चतुर बेलेसिन, ये सब लोग ऐसे थे जो इनके समकालीन आपका शासन कर रहे थे। ठीक, तो इस पार्ट को हमने बहुत अच्छे से पढ़ के देख लिया, इनको एक एक चीज को गौर करके पढ़ा। किसी का अगर कोई डाउट है चैप्टर के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे और गौर करके हम एक एक चीजों को सारे को इनको गौर करके इसमें देख लेंगे। चलिए, अब इनको जोड़े मिलाने हैं और सही जोड़ों का पहचान करना है। सही जोड़े बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। अभी जितना हमने सब पढ़ा है, मनसब, मंगोल, सिसोदिया, राठौर, राजपूत, नूरजहां, इन सबको आपस में इनके जोड़े मिलाने हैं और सही पेयरिंग हमको बनानी है। अभी पता लग जाएगा कि कितना आपको पूरा चैप्टर का मेन थ्योरी ध्यान थी। आप इनको जोड़े बनाइए। गौर करें, मनसब क्या था? एक पद था। मंगोल थे उज्बेक, नूरजहां जागीर, सूबेदार गवर्नर। अभी दो राजपूत बचे हैं, बताइए। तो राजपूत सिसोदिया कहां के थे? मेवाड़ के। सिसोदिया कहां के थे? मेवाड़ के। और राजपूत कहां के हो गए? राठौर राजपूत मारवाड़ के। चलिए अगला देखिए, क्या थी? काबुल। ये बै है बच्चों, काबुल। ठीक, दक्कन के 5 सुल्तान, बरार, खानदेश, अहमदनगर। तो यहां हो जाएगा गोलकुंडा और ये हो जाएगा बीजापुर। ये क्या हो जाएगा? गोलकुंडा और ये क्या हो जाएगा? बीजापुर। यदि एक जात के मनसब के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसका डैश डैश को दिखाता था। तो सैन्य उत्तराधिकारी, सैन्य उत्तराधिकारी लिख लीजिए आप। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने के विचार को गढ़ा। क्या लिखा था? ध्यान दीजिए, सुलह ए कुन्हा। कुन्हा है, कुल है, कुल, सुलह कुल है। ये सुलह कुल देख लीजिए। चलिए, तो फिलहाल आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है और मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर को हमने देख लिया।
फिर भी आप एक बार घर से अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी आपकी क्वेरी बनती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।